हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का चैप्टर 1। तो अकाउंट्स जो है क्लास 11th के लिए एक न्यू सब्जेक्ट है। न्यू सब्जेक्ट को हमें समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले उसका मीनिंग जानना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है? अकाउंटिंग का मतलब क्या है? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब कि एक ये आर्ट है, कला जिसे हम कहते हैं। आर्ट मतलब एक तरीका है किस चीज का? रिकॉर्ड करने का, चीजों को रिकॉर्ड करने का, उनको क्लासिफाई करने का। रिकॉर्ड का मतलब जो भी डाटा है उसको हमने कलेक्ट कर लिया और उसको लिख लिया किसी भी जगह पे। क्लासिफाई का मतलब क्या है? उन डाटा में से जो भी हमारे पास चीजें हैं सेम नेचर की, जैसे मान लो जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी हम लोग इसमें डाटा बनाते हैं, जो सेम सेम नेचर के, जैसे जहां पे खर्चा है वहां पे खर्चा डाल देना, जहां पे हमारे पास अर्निंग है वहां पे अर्निंग को रख देना। देखो, खर्चा अलग चीज है, अर्निंग अलग चीज है। तो जब हम क्या करते हैं, उन चीजों को सेपरेट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, तो वो क्या होता है? क्लासीफाई होता है। उसके बाद आ जाता है समराइजिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है कि जब हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया डाटा को, उसको हम लोग इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि जो सामने वाला पर्सन उसको रीड आउट करे, या सामने वाला पर्सन जब कभी भी उसको चेकआउट करे तो उसको वो समझ में आए। अंडरस्टैंडेबल मैनर में हम उसको समराइज करते हैं, मतलब कि प्रॉपर एक तरह से उसका ओवरव्यू दे देना कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, उसको समराइज बोलते हैं। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक ऐसे तरीके से कि जिससे लोगों को समझ भी आए, जो भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेना चाहता है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब सही तरीके से उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना एंड समराइज करना। इन टर्म्स ऑफ मनी, या तो वो मनी के टर्म्स में हो सकता है, जो भी डाटा होगा उसमें कोई ट्रांजेक्शन हो सकती है, जो भी एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन है, इनकम की है, सेल की है, परचेजेस की है, कुछ भी, या फिर कोई इवेंट हो सकता है। तो मतलब जिसमें हमने किसको रिकॉर्ड करना होता है? इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। इनका मतलब भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, इसमें जो भी चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा वो कौन से नेचर की होंगी? फाइनेंशियल नेचर की होंगी। फाइनेंशियल नेचर का मतलब है विच आर रिलेटेड टू मनी, जिसमें हम लोग के पास ना किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की ना कोई वैल्यू होगी, उसको हम लोग फाइनेंशियल करेक्टर बोलते हैं। जैसे अगर मैं लैंड की बात करूं, अब लैंड ऐसे तो मेरी एसेट में आता है। एसेट का भी मतलब मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि जो चीज हमने परचेज की होती है, जो चीज हमारी खुद की होती है, जिसपे हमारा हक होता है। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया लैंड। अब लैंड को कहने को तो मैं कह सकती हूँ कि उसमें पैसा तो है ही नहीं कहीं पे भी, पर वो फिर भी मेरी फाइनेंशियल करेक्टर की क्यों है? क्योंकि लैंड की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना। मैं बोल दूं जैसे मेरी लैंड आज क्या है, 2 लाख रुपीज की है, आने वाले टाइम में वो 4 लाख की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लैंड की मेरे पास वैल्यू तो है ना। वैसे तो उसकी कोई मतलब मनी टर्म्स में नहीं है वो, जैसे लैंड का अगर मैं बोलूँ मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैं इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं उसको बोल सकती, बट मैं उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों? बिकॉज इट हैज अ वैल्यू। इसकी जैसे अब आज वैल्यू अगर 2 लाख है और इन फ्यूचर इसकी कितनी हो जाएगी? 4 लाख। तो इसलिए वो बोलता है कि यहाँ पे उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, मतलब कि जो किस नेचर की होंगी? फाइनेंशियल नेचर की, जिनकी कोई ना कोई मनी वैल्यू होगी। एंड इंटरप्रेट्स द रिजल्ट। उसके बाद जो भी डाटा हम क्लासिफाई करेंगे, पहले रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई करने के बाद समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद हम उसको क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे कि हमने जो भी ये डाटा को रिकॉर्ड किया है उससे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या ओवरव्यू आया, कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कितनी हमारे पास चीजें पड़ी हैं, कितनी हमने किसी का पैसा देना है, वो सब क्या है? रिजल्ट्स है। तो वो क्या करते हैं? इंटरप्रेट करता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं? चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग नेचर की जो भी चीजें होते हैं उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं, फिर उनको समराइज करते हैं, मतलब कि इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि वो किसी भी पर्सन को इजीली समझ आ जाए। देन वे इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, फिर हम क्या करते हैं? उसमें से रिजल्ट्स को निकालते हैं। और ये सब किस से रिलेटेड होते हैं? जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी इवेंट्स होते हैं वो किस टर्म में होने चाहिए? फाइनेंशियल नेचर में होने चाहिए, या फिर इन टर्म्स ऑफ मनी। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, कि करेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। अब अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली काफी सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें से आपको मैं इंपॉर्टेंट वाले करवा रही हूँ। फर्स्ट आ जाता है आर्ट एज वेल एज साइंस। जो एक अकाउंटिंग है ना, वो आर्ट्स में भी आता है, मतलब कि एक आर्ट भी है वो, एज वेल एज साइंस भी है। आर्ट कैसे है? हमने उसमें चीजों को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना क्या? साफ साफ तरीके से करना है। उसका कोई एक रूल कह रही हूँ, इसका कोई तरीका होगा, उसका कोई फॉर्मेट होगा कि हमने इस चीज को ऐसे रिकॉर्ड करना है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको इन फ्यूचर अभी आप जर्नल भी पढ़ोगे तो उसमें ना ऐसे होता है कि पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ लेजर फोलियो, उसके बाद अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट आती है। तो ये क्या हुआ? इसका फॉर्मेट ही हुआ ना ये।
जिसका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, तरीका होगा रिकॉर्ड करने का, दैट इज अंडर एज आर्ट। मतलब कि वो किसके अंडर आएगा, आर्ट के। ऐसे ही ये क्या है, एक साइंस भी है। अब साइंस कैसे, साइंस का मतलब क्या होता है, वो स्टडी जिसमें किसको पढ़ते हैं हम, कुछ रूल्स को भी पढ़ते हैं, प्रिंसिपल्स को भी पढ़ते हैं, जिसमें प्रॉपर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, रूल्स को अप्लाई करके चीजों को करा जाता है ना। तो साइंस कैसे है, ये आर्ट सॉरी अकाउंट्स। देखो आर्ट का तो मैंने आपको बताया कि इसमें प्रॉपर फॉर्मेट चाहिए। अब साइंस ये कैसे है, क्योंकि इसमें भी कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, जिसके बेस पे हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग को करते हैं। जैसे इसमें आगे आप रूल्स को पढ़ोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, तो इस तरह से ये सब इसके रूल्स होते हैं। तो ये कैसे है, आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट का मतलब इसका प्रॉपर किसी ना किसी चीज का फॉर्मेट होता है, इसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। और साइंस कैसे है, ये कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है। सेकंड वो बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। मैंने आपको पहले भी बताया कि अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड किया जाएगा जो किस नेचर की होंगी, फाइनेंशियल नेचर की होंगी, जिसमें क्या होंगी, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होंगी। अब इसमें मैं कह दूं कि कुछ चीज, अब ट्रांजेक्शंस तो मेरे पास सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑफिस के अंदर या बिजनेस के अंदर जो भी हम काम करते हैं उसमें ट्रांजेक्शन, हर एक सिंगल ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें क्या होगा, पर हम अकाउंट्स के अंदर किसको रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, जो पैसे से रिलेटेड होंगी, जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, हम सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अब मैं बात करती हूँ कि मेरे इस कमिंग ईयर में मेरी जो है ना सेल बहुत अच्छी जाने वाली है, मतलब सेल अच्छी गई है, या फिर लास्ट ईयर में, जैसे मान लो मेरी लास्ट ईयर में जो है सेल वो 2 लाख से इंक्रीज कर गई है, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ। बट अगर मैं बोल दूं कि मेरे जो इस साल की जो सेल थी वो मेरी 2 लाख से ना डाउन चली गई है, पर अब मुझे रीजन क्या मिला, क्योंकि मेरे जो मैनेजमेंट है ना उसमें कन्फ्लिक्ट्स हो गए थे। अब मैं मैनेजमेंट के कन्फ्लिक्ट्स को फाइनेंशियल रोल में कैसे लेके आऊँ, नहीं लेके आ सकती, तो वहां पे उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, मेरे पास फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट्स नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी चीजें हमारी फाइनेंशियल नेचर की होंगी, हम सिर्फ उन्हीं को ही रिकॉर्ड करेंगे। जो भी अदर ट्रांजेक्शंस है जिनकी वजह से हमारी चीजें अफेक्ट हो रही है, उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते इसमें। क्यों, क्योंकि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं होती। उसके बाद वो बोलता है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद हम जो भी इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे वो किसमें होगी, इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब कि अगर जैसे मैं बात करती हूँ कि मेरे पास कैश है, वो 2 लाख है, तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास मनी अमाउंट में ही है, क्योंकि कैश है तो मतलब पैसा ही है ना। और दूसरी तरफ मैं बोल दूं लैंड, अब लैंड मेरे पास 4 लाख का है, मैं इसको भी रिकॉर्ड करूंगी। अब आप तो कहोगे कि लैंड जो है वो तो एक हमारे पास फिजिकल चीज हो गई, मतलब इसे फिजिकल एसेट हो गई, पर आप इसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, क्यों रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि लैंड की भी एक वैल्यू होती है, एक हम लोग मॉनेटरी वैल्यू हर किसी की काउंट करके चलते हैं। तो अकाउंट्स में जो भी हमारे पास लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, या बिल्डिंग है, जो भी है, हम उसकी वैल्यू को भी काउंट करके चलते हैं, चाहे वो हमारे पास इस टाइम पे इन कैश नहीं है, बट वो हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमारे पास है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी है, इसीलिए हम उसको अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद वो बात करता है क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेम नेचर की चीजों को एक प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी मैंने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के बाद मैं क्या बनाती हूँ, जर्नल बनाती हूँ। जर्नल में जो है ट्रांजेक्शन सारी आ जाती है, जिससे एक्सपेंस की होगी, सेल की होगी, परचेज की होगी, इनकम की होगी, अलग अलग तरह की सारी ट्रांजेक्शन्स किसमें आती है, जर्नल में आती है, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद उनको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई कैसे किया जाता है, अब मैंने जो चीजों को जर्नल में रिकॉर्ड किया, अब मैं उसको किसमें पोस्ट कर दूंगी, लेजर में। लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं, उसमें सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनता है, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेजेस रिटर्न, ये भी आप इन फ्यूचर स्टडी करोगे। तो यहाँ पे क्लासीफाइंग का मतलब क्या है, सिमिलर नेचर की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एट वन प्लेस, मतलब कि जो भी सेम नेचर के हैं, जैसे एक्सपेंस है, जितने भी खर्चे हैं वो एक साइड, जितनी भी मैंने चीजों को खरीदा वो एक साइड। तो जब सिमिलर नेचर की चीजों को अलग अलग जगह पे अपने अपने जगह पे प्लेस किया जाता है, दैट इज क्लासिफाइंग। समराइजिंग का मतलब क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर इस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं ताकि कोई सामने वाला उसको इजीली समझ सके कि इसके पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी चीजें इसके पास एसेट में पड़ी हैं, कितनी इसकी लाइबिलिटीज हैं। इनके मीनिंग में मैं आगे आपको क्लियर करूंगी, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए समराइजिंग का, कि रिकॉर्ड करना इस तरीके से या इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, जो सामने वाला इंसान हो उसको इजीली समझ आ जाए, दैट इज समराइजिंग। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स।
कि जो भी हमने रिकॉर्ड किया डाटा, उसको क्लासीफाई किया, उसको समराइज किया, ये सब करके हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए, कितना मेरे पास प्रॉफिट निकला, कितना मेरे पास लॉस आया, तो उन सबको क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट्स। मतलब कि मेरे पास ओवरऑल मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि मेरी जो बिजनेस है, मेरा जो बिजनेस है, जो मैं रन कर रही हूँ, वो कहाँ स्टैंड करता है, उसकी क्या वैल्यू है मार्केट में, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल पोजीशन। तो इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट, तो ये क्या करती है अकाउंटिंग, इंटरप्रेट करती है रिजल्ट्स को, मतलब रिजल्ट्स फाइंड आउट करती है। देन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक लास्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। अब अकाउंटिंग में आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, चीजों को क्लासिफाई भी कर लिया, समराइज भी कर लिया, उसमें से रिजल्ट्स भी निकाल लिए। तो अगर अब भी आपको किसी को समझाने की जरूरत पड़ रही है कि मेरे बिजनेस में मैंने पहले ऐसे ट्रांजेक्शन करी थी, फिर मैंने उसको ऐसे रिकॉर्ड किया था, फिर मैंने उसको ऐसे किया था और मेरे पास ये एसेट निकली, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग जो है कम्युनिकेशन का काम भी करता है। कैसे करता है अब कम्युनिकेशन का काम, जैसे मान लो मैंने डाटा रिकॉर्ड किया, जर्नल मैंने रिकॉर्ड करी, उसके बाद मैंने लेजर बनाए, उसके बाद मैंने ट्रायल बैलेंस भी बनाया, उसके बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाई। ठीक है, तो जो मेरे पास बैलेंस शीट होती है ना, उसमें मेरे पास सारी एसेट्स और लाइबिलिटी शो हो जाती हैं। अब मैं मान लो आपके बिजनेस की कोई बुक चेक करने लगती हूँ, बैलेंस शीट चेक करने लगती हूँ, जिसमें मैं देखती हूँ कि हाँ आपने इतनी इतनी एसेट्स रिकॉर्ड करी हुई है, इसमें से आपने इतनी इतनी लाइबिलिटीज लोगों की पे करनी है, तो मुझे वहीं से क्लियर आउट हो गया कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। मुझे आपसे पर्सनली पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। रीजन, क्योंकि मुझे जो बुक्स हैं, जो भी मैंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखे हुए थे, वो सब मुझे आपने आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस की ये एसेट्स हैं और ये लाइबिलिटीज है। तो मुझे किसी से पर्सनली, किसी पर्सन से कम्युनिकेट करने की नीड नहीं है। मुझे अकाउंटिंग रिकॉर्ड, जो भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स थे, वो आपने आप कम्युनिकेट करके बता रहे हैं कि ये चीजें इनके बिजनेस में हैं और ये लाइबिलिटीज हैं, इतना इनको प्रॉफिट हुआ था, इतना इनको लॉस हुआ था। तो ये सब आ जाते हैं अकाउंटिंग के मीनिंग और अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ हमें इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि आगे इन फ्यूचर जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, उससे पहले हमें चीजों के मीनिंग पता होने जरूरी। सो नाउ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब कि अकाउंटिंग को करते टाइम क्या क्या ऑब्जेक्टिव जो है वो ध्यान में रखे जाते हैं, मतलब क्या उसके मोटिव होता है करने का। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में, कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। मतलब कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस हमारा है, जैसे वो कपड़े का है या फिर आप ट्रांसपोर्ट का लगा लो या फिर आप कोई भी लगा लो बिजनेस, तो उसका हमें क्या करना हो, जब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना हो। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, प्रॉपर सारी चीजों को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है कि कितने हमारा खर्चा हो रहा है, कितनी हमारी इनकम आ रही है, कहाँ पे हम लोग पैसा लगा रहे हैं, वो सबको रिकॉर्ड किया जाता है। तो जब हमें एक प्रॉपर अपने बिजनेस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना होता है, विथ दैट कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड हम बात करते हैं टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अपने बिजनेस को जब हम रन करते हैं, तो देखो कोई भी, जब हम कोई पैसा कहीं लगाएंगे तो हम उसका रिजल्ट भी तो देखेंगे ना, कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है या हमें कितना लॉस हो रहा है। तो वो हम किसकी हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग क्या करता है, सारे अकाउंट्स को बनाता है, रिकॉर्ड करता है डाटा को, जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं और लॉस भी निकाल सकते हैं, कि मेरे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, कैसे वो चल रहा है, क्या उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, कितनी उसकी अर्निंग्स हो रही है, वो सब हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। बिकॉज अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से हमें पता लगता है ये सब। उसके बाद है टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और लॉस। मतलब कि अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करने की हेल्प से हम लोग ये भी जान सकते हैं कि अगर मुझे नेट प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें क्यों हो रहा है, मतलब क्या रीजंस है उसके प्रॉफिट अराइज होने के, या फिर अगर मुझे लॉस हो रहा है तो उसके क्या रीजंस है। जैसे हम लोग इसमें प्रॉपर ना वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, हमारे पास सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं कि क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, कितना मतलब पैसे हमने, कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, कितने हमने किसी के खर्चा करना है, कितना रेंट पे करना है, कितना जो भी हमारे खर्चे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है तो हमें पता लग जाता है, अगर मेरा प्रॉफिट आ रहा है तो वो किस रीजन से आ रहा है, कि मैंने इतनी इनकम जनरेट करी, इतना मेरा लॉस हुआ। ऐसे अगर मुझे लॉस होता है तो मुझे वो भी पता लग जाता है कि किस रीजन से हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट रीजंस को जान सकते हैं कि हमें क्यों नेट प्रॉफिट हो रहा है या क्यों नेट लॉस हो रहा है। उसके बाद टू एसरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग में क्या होता है, सारे रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, जितना भी हमारे पास डाटा होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं कि मेरा बिजनेस मार्केट में कहाँ स्टैंड करता है, उसकी कितनी सेल है, कितनी परचेजिंग वो करता है, कितनी उसके पास एसेट्स हैं, कितनी उसकी लाइबिलिटीज है, कहाँ पे मेरा बिजनेस स्टैंड करता है आज के टाइम पे मार्केट में। वी कैन नो अबाउट दिस फ्रॉम द अकाउंटिंग।
आगे वो बात करता है टू प्रिवेंट फ्रॉम डिटेक्ट्स एंड एरर्स। अब यहाँ पे डिटेक्ट्स और एरर से ये कैसे प्रिवेंट कर सकता है हमें, जैसे मान लो अब मैं दिन में कम से कम 100 ट्रांजेक्शन्स करती हूँ। अब मैं 100 की 100 ट्रांजेक्शन्स को शायद इतना अच्छा मेरा माइंड हो कि मैं एक दिन के लिए याद रख लूंगी। जैसे आज मैंने 100 ट्रांजेक्शन्स करी तो आज के लिए तो मैंने याद रख लिया। अब मुझे बाय एनी चांस उन ट्रांजेक्शन्स को आफ्टर अ वीक मुझे ध्यान में आया कि मैंने कोई खर्चा किया था या कोई मेरे पास इनकम आई थी, तो क्या मुझे वो 100 की 100 ट्रांजेक्शन्स आफ्टर अ वीक याद रहेंगे अपने माइंड में? इतना माइंड ब्रिलियंट किसी का भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ताकि जो चीजें हैं वो हमारे माइंड में तो देखो रह नहीं सकती, इसलिए हम उनको प्रॉपर लिख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कुछ भी उसमें से चेकआउट करना तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, डिटेक्ट्स और एरर्स को कैसे करता है। जैसे मान लो मैंने कोई चीज 10,000 की खरीदी थी और मैंने गलती से उसको रिकॉर्ड 8,000 में कर दिया, तो देखो मेरी यहाँ पे गलती हो गई ना। तो मुझे यहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड से पता लग जाएगा कि मेरी कहाँ गलती हुई है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। मुझे पता लग गया कि मैंने 10,000 की चीज को 8,000 में किया, तो मैं इसको 2,000 से करेक्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अकाउंटिंग में भी कर सकते हैं। अगर कोई चीज में से गलत हो गई है या मुझसे मुझे मतलब फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कहाँ पे मेरे पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वी कैन चेक फ्रॉम अकाउंटिंग। ओके, उसके बाद वो बात करता है लास्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अभी हमने बात करी थी कि अकाउंटिंग क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, ये कम्युनिकेट करता है। तो ये क्या करता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वेरियस पार्टीज को। वेरियस पार्टीज का मतलब होता है, जैसे हमारे बिजनेस में ना कुछ लोग होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स जिसे हम कहते हैं। तो वो अगर हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अब आप भी एज अ इन्वेस्टर किसी के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करो या कहीं पे भी करो, तो आप पहले ये चेक करोगे ना कि इसका मतलब क्रेडिट वर्दीनेस जिसे हम कहते हैं, इसका देन लेन कैसा है, कि इन फ्यूचर ये मुझे कुछ पैसा वापस अच्छी अमाउंट में करेगा कि नहीं करेगा। तो वो सब क्या है, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं जिनका पैसा हमने देना होता है, जिनसे हम उधार पे चीजों को खरीदते हैं, सप्लायर्स होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस को इंफॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। और अकाउंटिंग क्या करता है, हेल्प करता है हमें कि हम उनको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। कैसे, क्योंकि अकाउंट्स के पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, हर चीज का पर्टिकुलर अकाउंट बना होता है, जिस चीज के बारे में भी हमको जानना है तो हम वो उनको अकाउंट शो कर सकते हैं, वो उस अकाउंट को पढ़ के समझ के अपने आप से उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने में भी हेल्प करता है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स जो है अकाउंटिंग। सो नाउ वी टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि जो भी अकाउंटिंग हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो भी हम लोग चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, बेसिकली वो क्या काम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाता है मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। मतलब कि जो भी हम लोग डाटा रखते हैं इसमें, जो भी ट्रांजेक्शन है या जो भी इवेंट्स है, उनको ये क्या करता है, कंप्लीट फॉर्म में, मतलब जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनको प्रॉपर फॉर्म में और तरीके से रिकॉर्ड करके रखता है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें उनको चेकआउट करना हो तो हमें किसी भी चीज में प्रॉब्लम ना आए। जो भी चीजें हैं उसको कंप्लीट रखता है, इनकम्प्लीट फॉर्म में नहीं रखता है कि चलो एक ट्रांजेक्शन कर दी और एक नहीं करी, छोड़ दी, ऐसे नहीं होता। इसमें प्रॉपर जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, उनको कम्प्लीटली रिकॉर्ड किया जाता है विद द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, और सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब तरीके से, फॉर्मेट के साथ, जो भी इसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसको फॉलो अप करते हुए हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। मतलब कि जो भी हमारे पास इसमें रिकॉर्ड्स करने के बाद जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकलते हैं, जो भी डाटा हम लोग रिकॉर्ड करने के बाद उसका रिजल्ट निकालते हैं, ओवरव्यू निकालते हैं, उसको क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीजों को, जो रिकॉर्ड्स हमने बनाए होते हैं, जो भी अकाउंट्स बनाए होते हैं, उसकी हेल्प से जो है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो क्या कर सकती हैं, उसको रिकॉर्ड्स को पढ़ के, उसको अकाउंट्स को समझ के हमारी जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसको एनालाइज कर सकती हैं। तो फर्स्ट क्या था, कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, सेकंड ये कम्युनिकेट करता है, थर्ड है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। अब ये बिजनेस की एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं हर चीज के। जैसे मान लो अब मेरे पास कितना कैश आया, कितना कैश मेरे पास आ रहा है, या फिर कितना कैश मेरा जा रहा है, कितनी मैंने एसेट्स को परचेज किया, कितनी मैंने लाइबिलिटीज जो है किसी की पे करनी है, तो उन सब चीजों को ये क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है अपने पास। तो अब रिकॉर्ड कर रहा है तो इसका मतलब मुझे ये भी तो पता लग रहा है ना कि मेरा पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, क्या चीजें हो रही है, कोई गलत जगह पे पैसा तो नहीं लगा दिया मैंने, या फिर मेरे पैसे कहीं पे चोरी तो नहीं हो गए। तो इसमें क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है, जितनी भी बिजनेस की एसेट्स हैं उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखता है, उनका डाटा अपने पास रखता है, ताकि जो भी हम लोग उनके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो प्रॉपरली की जाए, जिससे कि हमारी एसेट्स जो है वो वेस्ट ना जाए, वो प्रोटेक्टेड मैनर में काम करती है। फोर्थ आ जाता है हमारे पास, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस का मतलब होता है एक तरह से हेल्प। तो जो ये अकाउंटिंग है ना,
ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है। अब हेल्प कैसे करता है? अब जैसे मान लो मुझे कोई डिसीजन लेना है कि मुझे अपना बिजनेस ना एक्सपैंड करना है, ठीक है, मैनेजमेंट अब डिसीजन लेता है बिजनेस के लिए, तो मैं एज अ मैनेजर एक डिसीजन लेने जा रही हूँ कि मुझे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है। अब बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे पास कितना पैसा है, मेरी कितनी सेल्स होती है पूरे ईयर में, या फिर मेरे पास कितने एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, सब कुछ मुझे कैसे पता लगेगा? तो अकाउंटिंग क्या करता है? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है। वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड वो क्या करेगा? मैनेजमेंट को देगा, मैनेजमेंट की वो हेल्प करेगा किसी भी तरह का डिसीजन लेने में। मतलब कि प्रॉपर मैनेजमेंट को रन करने में भी कौन हेल्प करता है? हमारी अकाउंटिंग हेल्प करता है। तो ये एक तरह से असिस्टेंट है किसका? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। अब कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स का मतलब है जो भी, जैसे ना अब हम कोई भी चीज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि आपको टैक्स भरना चाहिए, इनकम टैक्स, क्योंकि वो गवर्नमेंट लेती है और गवर्नमेंट उसको चेकआउट भी करती है, आईटीआर वगैरह जो हम लोग फिल आउट करते हैं, या फिर कई बार जैसे कहते हैं रेड पड़ गई कि उसने टैक्स नहीं भरा था, तो गवर्नमेंट को भी हम लोगों को सेटिस्फाई रखना होता है, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स है पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए हमें काम करना होता है। तो जो अकाउंटिंग है ना, वो उन सारी लीगल नीड्स को पूरा करके ही अपना काम करता है, वो विदाउट कंप्लीशन ऑफ दिस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो भी इसमें एक्ट्स बने होते हैं, कंपनी एक्ट हो गया, जीएसटी एक्ट हो गया, जो भी एक्ट होते हैं अलग अलग तरह के, उन सब के अंदर एक एक हमारे पास पॉलिसीज होती है जो हमें फॉलो अप करके चलनी होती है। उसी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। अब क्या होता है, लीगल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ना हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है गवर्नमेंट को, कि मेरे बिजनेस में इतनी चीजें मैंने यहाँ से खरीदी, इतने मेरे पास कैपिटल पड़ी है, इतना मैंने पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, हमें उनको प्रॉपर अपनी पिक्चर देनी होती है। तो वो पिक्चर कौन देता है? उसको कौन कंप्लायंस करता है लीगल नीड्स को? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या करता है? सारी जो भी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए वो सारी अकाउंट्स के हेल्प से ही भेजी जाती है। किसको? गवर्नमेंट को। तो ये सब क्या थे? फंक्शंस थे अकाउंटिंग के।